साथियों, कैसे आप सब हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, जिसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का पूछा जाता है उस प्रश्न के बारे में देखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ क्या होता है, अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके क्या करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे मान लेते हैं ये हो गया आपका H2Cl2, ये हो जाएगा आपका 2HCl। इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है, ये हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए, लोहे की वस्तु को आखिर हम पेंट क्यों करते हैं, तो पेंट करने से लोहे के ऊपरी भाग जो छिप जाता है, मतलब अंदर चल जाते हैं और वो वायु के संपर्क में नहीं आ पाता है, जिसके कारण उस पर मोर्चा यानी जंग जो होता है वो क्या होती है, नहीं लग पाता है। इसलिए हम लोग लोहे की वस्तु को क्या करते हैं, पेंट करते हैं। मतलब कि संक्षारण से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तु को हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। यानी पेंट क्यों किया जाता है, ताकि उसमें जो है संक्षारण न लग पाए, क्योंकि वायु के संपर्क में, जल के संपर्क में आने से लोहे की वस्तु क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। और आपसे कहा जाएगा कि लोहे की वस्तु जब संक्षारित होती है, जब उस पर जंग लगता है तो उसका भार क्या हो जाते हैं, बढ़ता है घटता है, तो वहाँ पे आपका भार उसका बढ़ जाएगा। जब लोहे की वस्तु संक्षारित होगी तो उसका भार बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है, तेल या वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखिए, तेल या जो वसायुक्त जो पदार्थ बनना होता है, जो वसायुक्त से जो भी पदार्थ बनाता है उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो देखिए, तेल या वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या होता है, वायुरोधी बर्तन में उचित से रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल और वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसका उपचयन न हो सके और ज़्यादा दिनों तक वो टिकाऊ रह सके, इसलिए उससे हम नाइट्रोजन में क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के टुकड़े डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखिए, जब हम लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो वह भूरे रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, भूरे रंग के। लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के हम विलयन में डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, भूरे हो जाते हैं। और ये जो लोहा होते हैं वो कॉपर सल्फेट के घोल से क्या करते हैं, कॉपर को विस्थापित कर देते हैं। कॉपर को क्या करेंगे, विस्थापित कर देंगे, यहाँ पर फेरस सल्फेट बन जाएगा। लोहा क्या करेगा, उसको विस्थापित कर देगा, खुद का होगा, उसका स्थान ले लेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा फेरस सल्फेट, और कॉपर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की जो अभिक्रियाएँ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये उदाहरण भी हो जाएगा। उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो जो खुद उसमें भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसकी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकते हैं। देखिए, वैसा पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे लोहे की उपस्थिति में बेंजीन के हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या करता है, विस्थापित कर देता है। देखिए, ये आपका क्या है, बेंजीन है। बेंजीन में हम क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं, बेंजीन में क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन जाता है और आपको हाइड्रोजन क्लोराइड जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो आपसे पूछेगा उत्प्रेरक, तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्या करता है, नहीं लेता है, लेकिन उसकी अभिक्रिया का जो वेग है उसे बढ़ा या घटा देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 5 कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलन में क्या करती है, अवरोध पैदा करती है, इसलिए उसे सरेश पत्र से रगड़ कर या
माल से क्या किया जाता है, रगड़ कर साफ कर दिया जाता है ताकि वो क्या हो, आसानी से ऑक्सीजन से संयोग कर सके। इसलिए उन्हें क्या किया जाता है, साफ किया जाता है ताकि वो आसानी से क्या करे, आसानी से जब साफ हो जाएगा तो वायु में जलने में क्या होगी, मदद होगी। ठीक है, उसे रेगमाल से क्या किया जाता है, साफ कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु के यौगिक या विलयन से क्या करते हैं, विस्थापित कर देती है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई धातु किसी तत्व को विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। किसी, देखिए यहाँ पे एक धातु है, ये क्या है, तत्व है, किसी यौगिक को विस्थापित करता है, विस्थापित करने के बाद खुद उसका स्थान ले लेता है। यहाँ पर फेरस है और यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट होते हैं। यहाँ से फेरस क्या करता है, कॉपर को हटा देता है, कॉपर को विस्थापित कर और यहाँ पर फेरस सल्फेट बना देगा। तो इस प्रकार की जो भी अभिक्रियाएँ होगी उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, वियोजन अभिक्रिया जब एक बड़ा यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया। कोई भी एक यौगिक होगा वो टूट जाएगा, टूटने के बाद दो या दो से अधिक अभिक्रियाओं, दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ, एक मान लेते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं CaCO3, इसको जैसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये कैल्शियम ऑक्साइड अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो देखिए पदार्थ एक था, टूट कर कितना बन गया, दो बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। एक और उदाहरण ले लेते हैं इसका, एक और उदाहरण मान लेते हैं आपका कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको जब गर्म करते हैं तो क्या होगा, आपको यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पदार्थ है, ये टूट कर दो पदार्थों का निर्माण किया, इसलिए क्या हो जाएगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या चीज़, यहाँ पर होगा आपका H2O, क्या होगा H2O। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और जल निकल जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, आखिर में इन्हें संतुलित भी करना क्यों जरूरी होता है, तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के विभिन्न परमाणुओं की संख्या को बराबर किया जाता है, उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसे संतुष्ट करने के लिए इसे क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। चलिए इसमें देखते हैं, मान लेते हैं हम ले लेते हैं H2 प्लस Cl2 प्लस आपका हो जाएगा HCl। तो देखिए यहाँ पे ये क्या होती है, यहाँ पर वैलेंस इसका कितना होता है, 2 है, इसका कितना है आपका, 2 है। यहाँ पे H सिंगल है तो H को क्या करेंगे हम 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2H हो जाएगा और 2Cl हो जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा ये संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये हो जाएगा आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उससे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं।
जैसे मीथेन को यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल इसके साथ साथ आपको देख रहे हैं यहाँ पे उस ऊर्जा भी निकल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो भी अपक्रिया होगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसमें क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखते हैं ऊष्मा शोषी। तो ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा का अवशोषित करती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जो ऊष्मा का अवशोषित करेगी उसमें ऊष्मा शोषी है, जो ऊष्मा का अवक्षेपित करेगी उसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। जिसमें से ऊष्मा निकलेगी उसे ऊष्मा क्षेपी, जो अवशोषित करेगी उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है। तो देखिए, जब दो विलयनों को मिलाया जाता है तो उसकी अपक्रिया से श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होती है जो जल अविलय होती है। ठीक है, जो जल अविलय होती है, कैसा होती है, जो जल में अविलय होती है। तो इस अविलय पदार्थ को ही क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं। जिस अपक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अपक्रिया भी कहेंगे। तो जिसमें अवक्षेप का निर्माण होगा उसे अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, श्वसन जो होती है वो आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, लेकिन कैसे होती है आइए हम जानते हैं। देखिए, हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बिना कोई भी सजीव का होगा, जीवित नहीं होगा। भोजन यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम क्या करते हैं, खाते हैं। पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है, जैसे हम लोग चावल या आलू इस जो खाते हैं इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट टूट कर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर के कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जब ऊर्जा प्रदान करते हैं इसलिए ये किस प्रकार की अपक्रिया होगी, उसमें क्षेपी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका ग्लूकोज हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ में आपको क्या मिल गया, ऊष्मा। तो जब ऊष्मा मिल गया तो हम उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो होती है श्वसन अपक्रिया में ऊष्मा निकलती है ग्लूकोज में, तो श्वसन अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये 12 को देखते हैं। प्रकाश अपघटन अपक्रिया क्या होती है। तो देखिए, अपघटन या वियोजन जो होती है एक ही चीज़ होती है, जिसमें क्या होती है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका अपघटन या वियोजन अपक्रिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुआ, टूट गया सिल्वर में और क्लोरीन में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर इसमें सॉलिड मिल गया, एस सॉलिड, और क्लोरीन आपको गैस के रूप में मिल गया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वियोजन और संयोजन तो देख लिए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है वियोजन को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो देखिए, वियोजन जो होते हैं उसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक करते हैं, जबकि संयोजन में दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थों का निर्माण करते हैं, इसलिए एक दूसरे का वियोजन है, विपरीत है। वे अपक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करती हैं, संयुक्त होकर एक नए पदार्थ के निर्माण करती है, तो संयोजन हो जाता है। लेकिन जिस अपक्रिया में दो से अधिक पदार्थ कहती है, एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम वियोजन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया से ये का कार्य दोनों में अलग अलग हो रही है, इसलिए यह एक दूसरे का हो रही है, विपरीत अपक्रियाएं हो जाएगी। क्योंकि एक में टूट कर दो या दो से अधिक हो रहा है, एक में दो या दो से अधिक मिलकर एक का निर्माण कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। चलिए रासायनिक अपक्रिया तो हम लोग देखें, चलिए फिर से देखते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो देखिए, जब कोई
रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे जब हम भोजन को पकाते हैं उसमें रासायनिक अंकुर में किण्वन विधि से होती है, सड़ाया जाता है या सांस लेते हैं, ये सारी अभिक्रियाएँ जो होती है इसमें क्या होती है, एक विशेष प्रकार की अभिक्रियाएँ बनती है, मतलब दो या दो से अधिक मिलकर क्या होती है, एक विशेष अभिक्रियाएँ बनती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रियाएँ हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर 15 बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया के बाद संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के तीर के साथ दर्शाए गए हैं, किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं के समान नहीं होते, उसे असंतुलित कहते हैं। मतलब जिधर दोनों अगर समान होगा, दोनों तरफ के परमाणु अगर समान होगी अभिकारक और उत्पाद की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित। है जिसमें बराबर नहीं होगा उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। यही दोनों में अंतर है, संतुलित में दोनों तरफ संतुलित होती है, इसमें नहीं होती है। अब देखिए अभिकारक क्या होती है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है पदार्थ उसको हम अभिकारक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। आपको बताना है क्या श्वसन जो है ऊष्मक्षेपी है कि नहीं। तो देखिए, सभी वस्तुओं को जीवित रहने के लिए ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाता है, जैसे चावल, आलू, ब्रेड, कार्बोहाइड्रेट, इस ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। हम कह सकते हैं ऑक्सीजन को मिलकर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे उसमें क्षति कहते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल बनेगा।